नमस्कार साथियों, क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। हमारा 4th चैप्टर है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इस वीडियो में हम केवल लैंगिक मसले की चर्चा करेंगे। लैंगिक मसले अर्थात स्त्री और पुरुष के बीच जो अंतर है, डिफरेंस है, उसके कारण यह एक मुद्दा बनता है राजनीति में और समय समय पर इसकी आवाज़, इसकी जो शोर है वो हम लोग सुनते हैं। और गलत भी नहीं है कि अगर समाज का कोई एक सेक्शन, एक हिस्सा, एक वर्ग उपेक्षित रह जाता है, अगर उसका समुचित विकास नहीं हो पाता है तो उसे मुद्दा बनना चाहिए, उस पर राजनीति भी होनी चाहिए, उस पर कानून बनना चाहिए और समाज के उस वंचित वर्ग को अधिकार मिलना चाहिए। तो हमारे समाज में, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति खराब है, ये किसी से छिपी नहीं है पुरुषों की तुलना में। तो ये खराब स्थिति है, इसी के कारण उसकी राजनीति में भी पकड़ अच्छी नहीं है। तो राजनीति में स्थिति अच्छी नहीं है तो समाज में स्थिति अच्छी नहीं है, समाज में स्थिति अच्छी नहीं है तो राजनीति में भी अच्छी नहीं है। दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है। तो सबसे पहले हम लोग ये कोशिश करेंगे जानने का कि हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति खराब क्यों है। तो कुछ पॉइंट्स को लेकर के चलते हैं कि हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति खराब क्यों है। तो हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति खराब होने का कारण है पितृ प्रधान समाज, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। हमारा समाज जो है वो पितृ प्रधान समाज है, अर्थात यहाँ पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है। घर में जो लड़के बच्चे होते हैं, जो पुरुष बच्चे होते हैं, मेल बच्चे होते हैं, उन्हीं को परिवार का वारिस माना जाता है, उन्हीं को परिवार का उत्तराधिकारी माना जाता है। पिता के संपत्ति का अधिकार उन्हीं को माना जाता है। यहाँ तक कि ऐसा माना जाता है कि पुत्र के द्वारा मुखाग्नि देने पर मनुष्य को क्या कहते हैं उसे कि मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलती है। इसलिए स्त्रियों को कमतर आंका जाता है। तो पहला कारण है कि हमारा समाज पितृ प्रधान समाज है। इसलिए एक तो हमारा समाज गरीब है और उस गरीब लोगों के बीच में कुछ अगर इनकम होता है, कुछ पैसे अगर आते हैं तो वो पैसा अपने पुरुष बच्चों पर, लड़के बच्चे पर खर्च करना उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय स्त्रियों का, क्योंकि स्त्रियों पे वो खर्च करके चाहते हैं कि ये तो पराया धन है। तो स्त्रियों के बारे में क्या क्या मान्यताएं हैं ये किसी से छिपा नहीं है। शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं कि हमारा समाज जो है वो पितृ प्रधान है और पितृ प्रधान समाज होने के कारण ही हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति खराब है। दूसरा जो सबसे बड़ा वजह है वो है श्रम का लैंगिक विभाजन। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है, श्रम का लैंगिक विभाजन। इसे पहले समझना होगा कि हमारे समाज में जो काम है वो लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर बटे हुए हैं कि जो सॉफ्ट काम होंगे स्त्रियां करेंगी, जो हार्ड काम होंगे पुरुष करेंगे, जो घर के काम होंगे स्त्रियां करेंगी, जो घर के बाहर के काम होंगे वो पुरुष करेंगे, जो इनकम वाले काम होंगे वो पुरुष करेंगे, जो इनकम वाले काम नहीं होंगे उसे स्त्रियां करेंगी। अब समझ लीजिए कि जब इनकम वाले सारे काम करेंगे पुरुष ही, तो स्त्रियों का इनकम कम होगा और स्त्रियों का जब इनकम कम होगा तो स्वाभाविक है कि उन्हें सही रेट नहीं मिलेगा। पुरुष स्त्रियों वाले काम नहीं करेंगे, वो खाना नहीं बनाएंगे घर में, वो कपड़े नहीं धोएंगे, क्योंकि ये काम स्त्रियों का माना जाता है। लेकिन अगर उसी काम को करने के लिए पुरुषों को बाहर में कहा जाए, किसी होटल में खाना बनाने के लिए कहा जाए, तो वो खुशी खुशी करेंगे क्योंकि वहाँ उन्हें पैसा मिलता है। अगर उन्हें बाहर में कपड़ा प्रेस करने के लिए कहा जाए तो वो करेंगे क्योंकि वहाँ उन्हें पैसा मिलता है। तो जहाँ पर पैसे मिलते हैं वहाँ पर पुरुष काम करेंगे, जहाँ पर पैसे नहीं मिलते हैं वहाँ पर स्त्रियाँ काम करेंगी। तो ये है डिवीजन ऑफ लेबर। तो श्रम का ये विभाजन है लिंग के आधार पर। ये औरतों के साथ एक पक्षपात है, इसके कारण से भी स्त्रियों की स्थिति खराब है। तीसरा बात है असमान मजदूरी, अनइक्वल वेजेज। अगर कुछ स्त्रियां काम करने के लिए बाहर जाती भी हैं तो उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है, कम मजदूरी मिलती है। सरकारी विभागों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी क्षेत्रों में देखिए एक ही खेत में स्त्रियां काम करती हैं, पुरुष भी काम करते हैं। गांव का आपका अनुभव होगा तो पुरुषों को 400 रुपये मजदूरी मिल रहा है तो स्त्रियों को 250 या 200 रुपये मजदूरी मिलती है। और यह केवल गाँव की ही बात नहीं है, बल्कि आप
फिल्म जगत में चले जाइए, जहाँ पे सभी लोग सभ्य हैं, कुलीन वर्ग के लोग हैं, बड़े सोसाइटी के लोग काम करते हैं, वहाँ भी हीरोइन का जो चार्जेस होता है पर फिल्म वो हीरो के तुलना में कम होता है। खेलों की बात ले लें, पुरुष क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को ज़्यादा वेतन मिलता है, उनके ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिलते हैं, जबकि स्त्रियों को नहीं मिलता है। तो तीसरा कारण एक यह भी हो गया कि असमान मजदूरी भी स्त्रियों का दुर्दशा का एक प्रमुख कारण है। एक और कारण है साक्षरता दर। तो साक्षरता दर हमारे भारत का वैसे भी बहुत अच्छा नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार 74% लगभग साक्षरता दर भारत की थी, जिसमें 82% पुरुष साक्षर हैं और 65% स्त्रियां साक्षर हैं। अब सोचिए, साक्षरता दर भी, पढ़ने के मौके भी स्त्रियों को कम मिल पाते हैं पुरुषों के मुकाबले में, क्योंकि घर वाले सोचते हैं कि स्त्रियां पराई धन हैं, वो दूसरे घर चले जाएंगी, दहेज तो देना ही पड़ेगा, तो फिर उन पर पैसा खर्च करके क्या फ़ायदा। तो इसलिए स्त्रियों पे पैसे कम खर्च किए जाते हैं, उनकी शिक्षा अच्छी नहीं हो पाती है, और जब शिक्षा ही सही नहीं हो पाती है तो फिर उनकी स्थिति कमज़ोर होना स्वाभाविक है। तो ये सब कुछ कारण थे। एक और कारण भी जोड़ सकते हैं कि दहेज प्रथा भी हमारे समाज का बहुत बड़ा ये कलंक है। दहेज में काफ़ी पैसा लग जाता है, इसलिए लड़की बाप के जो बच्चे, लड़की के जो पिताजी होते हैं, फादर होते हैं, वो सारे पैसे दहेज में देने के लिए जमा रखते हैं, बनिस्पत उनकी पढ़ाई लिखाई और उनके सर्वांगीण विकास करने के लिए। तो ये सब कुछ कारण हैं जिससे कि स्त्रियों की स्थिति हमारे सोसाइटी में ख़राब है, और जब हमारे सोसाइटी में स्त्री की स्थिति ख़राब है तो राजनीति में भी उनकी स्थिति ख़राब है। लेकिन बात है कि भाई अब समाज के सभी वर्ग, सभी सेक्शन जागरूक हो रहे हैं। आज़ादी के बाद सब कोई समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे की बात कर रहा है, सब कोई अपने अधिकार की बात कर रहा है। तो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर की स्त्रियां जो हैं वो अपने अधिकारों के लिए ग्रुप बनाकर, संगठन बना करके, ऑर्गेनाइजेशन बना करके लड़ रही हैं। यहाँ तक कि कुछ पुरुष भी उनका साथ दे रहे हैं जो स्त्रियों की दशा से चिंतित रहते हैं। तो इस प्रकार के आंदोलन जो स्त्री के अधिकारों के लिए किए जाते हैं, इसे नारीवादी आंदोलन कहते हैं। प्रश्न आ सकता है कि नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो वैसे आंदोलन जो स्त्रियों की स्थिति को सुधार लाने के लिए, उनकी राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, उनकी समाज में स्थिति को मजबूत करने के लिए जो आंदोलन चलाए जाते हैं उसे नारीवादी आंदोलन कहते हैं। और ऐसे विचार जो स्त्री के हक की बात करता हो उन्हें नारीवादी विचारक कहते हैं। दुनिया में एक से एक नारीवादी विचारक हुए हैं, और ये अच्छी भी बात है कि इससे स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। तो बहुत सारे मामले हैं। तो नारीवादी आंदोलन ने स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी सुधार लाया है, ये हम लोग देख चुके हैं। स्त्रियों से जुड़ी दो समस्याएं और भी बहुत गंभीर हैं। एक है घरेलू हिंसा और दूसरा है भ्रूण हत्या। तो घरेलू हिंसा अर्थात स्त्रियां अपने ही पतियों के द्वारा, अपने ही पिता और अपने ही भाइयों के द्वारा, अपने ही सगे संबंधियों के द्वारा घर के अंदर प्रताड़ित होती हैं। बाहर में उनके साथ जो अन्याय होता है वो होता ही है, लेकिन अपने घर में अपने ही लोगों के द्वारा वो प्रताड़ित और अपमानित होती हैं। इसे घरेलू हिंसा कहते हैं। और तत्कालिक सर्वे के अनुसार पता चलता है कि लॉकडाउन में जो घरेलू हिंसा है वो और भी अधिक बढ़ गया है। तो स्त्रियों की एक समस्या यह भी है। और एक और सबसे विभत्स समस्या है भारतीय समाज की, वो है भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या अर्थात अल्ट्रासाउंड करके, भ्रूण परीक्षण करके, जब माता पिता को यह लगता है कि उसके गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़की है तो उसे मार दिया जाता है। सोचिए कितनी दर्दनाक बातें हैं। भले ही मोदी जी ये चला रहे हैं योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी को पढ़ाओगे कब? जब बेटी बचेगी तब तो बेटी को पढ़ाओगे। तो यहाँ बेटियों को पहले ही, जन्म से पहले ही मार दिया जाता है, भ्रूण में ही मार दिया जाता है। और सबसे चिंतनीय और सबसे सोचनीय विषय यह है कि ऐसी घटनाएं पढ़े लिखे समाज में और शहरी समाज में ज़्यादा होता है। तो ये है कुछ समस्याएं, कुछ मुद्दे जिसके कारण से स्त्रियों की स्थिति खराब है। अब हम लोग देखते हैं कि राजनीति में महिलाओं की क्या स्थिति है। समाज में तो दर्दनाक स्थिति है, दयनीय स्थिति है, तो राजनीति में बहुत अच्छी स्थिति की उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो हमारी राजनीति में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही खराब है। अगर 17वीं लोकसभा की बात करें, वर्तमान लोकसभा जो 2019 से
2019 से 2024 के बीच का ये जो पार्लियामेंट का जो चुनाव हुआ है, तो इसमें स्त्री एमपी की संख्या मात्र 78 है। अगर इसका परसेंटेज निकाला जाए 545 मेंबर में 78 स्त्रियों का, तो यह लगभग 15% से भी थोड़ा कम आता है। अर्थात 15% मान लिया जाए तो कुल एमपी की संख्या 78 है और ये परसेंटेज में 15% से भी कम है। अगर राज्य के विधानसभाओं में अगर हम लोग पता करें कि भारत के राज्य में बहुत सारे विधानसभा हैं सीट, उनमें कितने एमएलए चुनी जाती हैं, तो एमएलए की संख्या प्रतिशत में अगर देखा जाए तो यह 9% के अराउंड आता है। अब महिलावादी नारीवादी आंदोलनकारी हैं, वो कहते हैं कि अगर राजनीति में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं होगी, उसकी भागीदारी नहीं होगी, अगर लोकसभा विधानसभा में उसकी उपस्थिति नहीं होगी, तो फिर समाज में भी उसकी स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है। इसलिए महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में उनका रिजर्वेशन होना चाहिए। 33% कुल पदों में 33% महिलाओं के लिए रिजर्व होना चाहिए। जैसे कि कुछ सीटें SC ST के लिए रिजर्व हैं, उसी तरह महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ सीटें सुरक्षित रहनी चाहिए। लेकिन यह बिल बहुत बार पेश किया जा चुका है और अभी तक पास नहीं हुआ है। हाँ, पंचायती राज अधिनियम में यह काम जरूर हुआ है कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, यह कंपलसरी कर दिया गया है। अर्थात किसी भी राज्य के पंचायत चुनाव में कम से कम 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। और बहुत ही गर्व करने की बात है कि बिहार और झारखंड में की सरकारों ने आगे बढ़कर के 33% से भी आगे बढ़कर 50% का आरक्षण कर दिया गया है। अर्थात बिहार झारखंड में पंचायत चुनाव में 50% महिलाएं चुनकर आती हैं और पूरे देश में इस पंचायती राज अधिनियम के कारण 10 लाख से भी अधिक महिलाएं चुनकर आती हैं। लेकिन हम थोड़ा यहाँ पर हटकर यह कहना चाहेंगे कि अभी भी जो महिलाएं हैं लोकसभा विधानसभा में, वो अधिकांश या तो बड़े बड़े नेताओं के परिवार से हैं, या फिल्मी जगत से हैं, या फिर कुछ नेताओं की विधवाएं हैं। अपने बल पर चुनाव लड़ने वाली महिलाएं अभी भी बहुत कम हैं और जीतकर आने वाली महिलाएं बहुत कम हैं। पंचायत चुनाव में भी ये मजबूरी के कारण महिलाओं को सीट दे दिया जाता है, लेकिन उसके पीछे से राजनीति पुरुष ही करते हैं। तो महिलाएं किस दिन सशक्त होंगी, उनका हमें इंतज़ार करना होगा। और हमारी कुल आबादी का जो है अभी 48% महिलाओं की है, रहना चाहिए ये 50%, लेकिन भ्रूण हत्या के कारण या फिर उनकी समुचित देखरेख नहीं होने के कारण उनकी आबादी में भी बराबर हिस्सेदारी नहीं है। तो महिलाओं के ये सब मुद्दे थे। इस चैप्टर से मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाता है। जैसे पूछ लिया जाएगा कि पर 1000 महिलाओं पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 2001 की जनगणना के अनुसार 927 है। तो क्वेश्चन वहाँ पर दे दिया जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको 924, 927, 930 कुछ ऐसे लिख दिया जाएगा। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि 2001 की जनगणना के अनुसार हमारे देश का लिंगानुपात क्या है। तो लिंगानुपात, जिसको कि सेक्स रेशियो कहते हैं, तो हमारे देश का सेक्स रेशियो जो है वो 927 है। अर्थात 1000 पुरुषों के पीछे 927 महिलाएं ही हैं। फिर महिलाओं की राजनीति में भागीदारी या सार्वजनिक क्षेत्रों में भागीदारी स्कैंडिनेवियाई देशों में ज़्यादा है। तो ये स्कैंडिनेवियाई देश क्या हैं? फिनलैंड, नॉर्वे, इन देशों को हम लोग कहते हैं स्कैंडिनेवियाई देश। तो प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि किन देशों में महिलाओं की भागीदारी अधिक है या महिलाओं की भागीदारी खाली जगह देशों में ज़्यादा है। तो वहाँ दे दिया जाएगा स्कैंडिनेवियाई देश, दक्षिण एशियाई देश या यूरोपीय देश। तो आपको लिखना है स्कैंडिनेवियाई देश। तो इस प्रकार ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का भी उत्तर आप तभी दे सकते हैं जब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसलिए इस गलतफहमी में ना रहें कि जब हमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं तो फिर हम सब्जेक्टिव क्यों पढ़ें। तो सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद ही आप ऑब्जेक्टिव का उत्तर दे सकते हैं। और अभी सेशन शुरू हुआ है, इसलिए हमें सब्जेक्टिव रूप से पढ़ना चाहिए, डिटेल रूप से पढ़ना चाहिए। जब पढ़िएगा डिटेल तभी आंसर दीजिएगा डिटेल में, अदरवाइज आपको ऑब्जेक्टिव रटना पड़ेगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब हम लोग जाति और धर्म
धार्मिक मसलों की चर्चा करेंगे कि राजनीति में जाति और धर्म का क्या योगदान है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।